हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज आपको फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले 3-4 वीडियो जो बने थे उसमें फिजिक्स से संबंधित जो फार्मूला उपयोग होते थे उनको आपको समझाया गया था। बेटा अब आपको आज से पहला चैप्टर, ये एक ही दिन का चैप्टर है। ये चैप्टर आपका खुद के पढ़ने के लिए होता है। स्टूडेंट्स इसको खुद पढ़कर देखें, उसके लिए होता है। फिर भी इसके लिए हम एक वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें परिभाषा वगैरह है। आप बेटा मेरे हिसाब से आप जब 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे तो आपको फिजिक्स की परिभाषा बताई गई होगी कि फिजिक्स क्या होती है। ऐसे ही फिजिक्स किसकी ब्रांच है, आपको इसके बारे में बताया गया होगा। बेटा मैं आपको आज उन्हीं चीज़ों को दोहराऊंगा और इस चैप्टर में आप इसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और ये पढ़ेंगे फिजिक्स की कितनी ब्रांचें होती हैं, और आप इसमें ये पढ़ेंगे प्रकृति में बल कौन से होते हैं, संरक्षण के नियम कितने हैं। ये चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे कि किस वैज्ञानिक ने क्या खोज करी थी। तो इनके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आपको बुक से इसको पढ़ना है। मैं आपको एक मोटे तौर पर इस चैप्टर को एक वीडियो में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बेटा इसमें सबसे पहले आप जानते हैं वो साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस। साइंस के बारे में आपको सर ने कुछ पढ़ाया होगा, उसी के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको साइंस की परिभाषा कई तरीके से सर ने पढ़ाई होगी। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे बारे में जान रहे हो। देखो साइंस की परिभाषा कैसे दी। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो देख रहे होंगे सर किस तरह से हाथ इधर उधर फड़का रहे। सर के यहाँ पे जो माइक लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, सर किस हिसाब से बोल रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं। आप इसके बारे में सोचते होंगे, पर सोचने के अलावा यानी इसके देखने के अलावा आप इस पर कितना अध्ययन करते हैं और उससे कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको साइंस कहते हैं। बेटा किसी चीज़ को देखें, सोचें, समझें और उससे कितना आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बेटा विज्ञान की परिभाषा है ना, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में जितना हम सोच रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, उससे जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है उसे आप विज्ञान कहते हैं। यानी किसी चीज़ का हम एक तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हों तो वो विज्ञान कहलाती है। आपको समझ में आया होगा कि अच्छा, फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए ये शब्द आए कहाँ से थे, ये शब्द कहाँ से आए, इसके बारे में भी आपको समझना होगा। बेटा देखो ये साइंटिया नाम ये फिजिक्स की मतलब साइंस की अंग्रेजी क्या है, साइंस SCIENC यानी साइंस। मैं आपको हेडिंग डलवा रहा हूँ। पहला है आपका हेडिंग रहेगा ये साइंस। अब व्हाट इज साइंस आपसे कहा जाए तो आपको पहले तो ये देखो कि साइंस शब्द कहाँ से आया। साइंस शब्द साइंटिया नाम के वर्ड से बना। साइंटिया एक साइंटिया वर्ड है। आपको पता है रोम की 2 भाषाएं थी, एक तो लैटिन भाषा थी, एक ग्रीक भाषा थी। एक लैटिन भाषा और एक ग्रीक भाषा। ये लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा दोनों ही रोम की थी। ये इटली में भी बोली जाती है, इटली आज, और चाइना में भी होती है, चाइना में भी। ये रोम की भाषाएं हैं 2। कौन कौन सी बताओ। एक ग्रीक भाषा, एक लैटिन भाषा। ग्रीक 2 लैंग्वेज है, ये 2 लैंग्वेज हैं, एक तो लैटिन और एक है ग्रीक लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज है, ये दोनों रोम की लैंग्वेज है, रोमन लैंग्वेज है। जी दोनों रोम की लैंग्वेज हैं। ये चाइना, इसका कुछ भाग चाइना में आता है और इटली में भी आता है। मतलब ये भाषाएं इटली में भी बोली जाती हैं और ये मतलब चाइना में भी बोली जाती हैं।
पता है आपको, इस रोमन लैंग्वेज ने कई शब्द ऐसे दिए, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड दिए थे, उनमें से एक साइंटिया वर्ड भी है। साइंटिया वर्ड का मतलब होता है टू नो। इसका मतलब टू नो, इसका मतलब टू नो मीन्स होता है जानना। इसका मतलब क्या होता है? जानना। अब इसी को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया। बताओ बेटा, साइंस की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? साइंस की उत्पत्ति साइंटिया नाम के वर्ड से हुई, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है। इस शब्द साइंटिया का अर्थ हिंदी में जो होता है, मतलब इंग्लिश में जो वर्ड होता है इसका टू नो होता है। इसका मतलब आप जानते हैं, जानना होता है। जानना किसको जानना? किसी भी चीज़ को जानना। हम किसको जाने, ये भौतिक वर्ड है, यानी भौतिक वर्ड को हम जाने और क्रमबद्ध इसका अध्ययन करें और इससे एक ज्ञान प्राप्त करें, वो विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विज्ञान। विज्ञान क्या है बताओ? यानी प्रकृति का या वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन और उससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दोबारा से बताओ बेटा, बताओ, आपसे पूछा जाए सिंपल वर्ड में, आप कैसे कहेंगे कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन और उससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन और उससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बेटा दूसरी तरह से कैसे कहेंगे? प्रकृति के प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के प्रायोगिक ज्ञान मतलब प्रकृति पर हमने तमाम प्रयोग किए और उससे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बेटा विज्ञान की परिभाषा आप किस तरह से, आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। जो आप देख रहे हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन करें हम, और उससे जो ज्ञान आपको प्राप्त हो उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब सिंपल सी परिभाषा में एक लाइन में कैसे जवाब दोगे इसका? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन और उससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सब लोग इस परिभाषा को जानते हैं। अब आप दूसरी तरह से कैसे कहेंगे? प्रकृति या किसी विषय वस्तु के अध्ययन, क्रमागत अध्ययन और उससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर आप बता सकते हैं दूसरे से, क्रमबद्ध अध्ययन, भौतिक जगत मतलब कुछ भी हमें जो दिखाई दे रहा है, हम सुन रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति कह दी, या भौतिक जगत के क्रमबद्ध अध्ययन को, भौतिक जगत के क्रमबद्ध अध्ययन को और उससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बेटा ऐसे भी कह दो, किसी भी चीज़ के प्रायोगिक अध्ययन और उससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक और सिंपल सा, प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज़ के प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बताओ बेटा समझ में आया? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ एनीथिंग्स इज नोन एज साइंस। मेरे हिसाब से जो परिभाषा है वो ये है, क्या बताओ बेटा? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज यानी नेचर इज कॉल्ड साइंस, बताओ बेटा क्या है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज? इसको आप और दूसरी तरह से कैसे कहेंगे? यानी स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, दूसरी तरह से स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड मतलब प्रकृति का अध्ययन और उससे प्राप्त ज्ञान, एंड
गेन नॉलेज ऑफ स्टडी इज कॉल्ड साइंस। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, मैंने ये दो परिभाषाएं दी हैं, एक ये परिभाषा और एक ये परिभाषा। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स यानी नेचर इज कॉल्ड साइंस। दूसरा, आप स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड गेन नॉलेज ऑफ दिस स्टडी इज कॉल्ड साइंस। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा कि साइंस क्या होता है। साइंस किसी चीज़ की स्टडी और उससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस तरह से ये विज्ञान है बेटा। विज्ञान की कुछ ब्रांच, मतलब विज्ञान को अब आप सोचते होंगे कि विज्ञान हम अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रकृति में जीव है तो उसका अध्ययन करेंगे तो जीव विज्ञान। अब प्रकृति में हम जो रहते हैं, पेड़ पौधा रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनमें बीमारियां लग जाती हैं। उनके अंदर क्या चीज़ है, उनके अंदर की चीज़ को जानने के लिए जीव विज्ञान, और उसमें कौन सी बीमारी लगी और उसका क्या निदान है। निदान के लिए जो दवाइयाँ बनती है वो रसायन विज्ञान, जो रसायन बनते हैं वो रसायन विज्ञान, और हम बाहरी वातावरण, उसके बाहरी आवरण को हम जो देख रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं वो भौतिक विज्ञान। बताओ बेटा, विज्ञान कितने भागों में विभाजित हो गई? विज्ञान 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित हो गई। विज्ञान मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होती है। दिस इज कॉल्ड साइंस। साइंस बेटा, साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। साइंस को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में कैसे? एक तो देखना, ये फिजिक्स, और दूसरी जो ब्रांच है वो है केमिस्ट्री, और चौथी जो ब्रांच है वो है, यहां पे देख लो, बायोलॉजी। बेटा इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मुख्यतः साइंस को 3 भागों में विभाजित किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। वैसे फिजिक्स की और भी ब्रांचें हैं बेटा। हम बाहरी वातावरण में एस्ट्रोलॉजी है, यानी आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं, और सारी भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सभी साइंस की ही देन है। पर मुख्यतः हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनकी आदमी को ज़रूरत है और आदमी उससे कितना प्रभावित होता है। वैसे मौसम से भी प्रभावित होता है, जो आकाशीय घटना होती है उससे भी प्रभावित होता है, सबसे प्रभावित होता है, परंतु इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो इनसे प्रभावित होता है। फिजिक्स से भी प्रभावित होता है और केमिस्ट्री से भी प्रभावित होता है और बायोलॉजिकल घटनाओं से भी प्रभावित होता है। इनके बारे में सर देखो, हम जैसे मैं हूँ, मेरे पर बाहरी वातावरण का किस किस का प्रभाव पड़ रहा है। एक तो मैं देख रहा हूँ और एक मैं सुन रहा हूँ, और मेरे हाथ पैर है ना वो किसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं। मतलब मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और मेरे बाहरी जो अंग हैं वो किस किस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, वो सब फिजिक्स में आता है। वो सब किस में आता है? फिजिक्स में आता है। इसका मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब प्रकाश, मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब साउंड एनर्जी, और मैं आभास कर रहा हूँ वो प्रकृति की कुछ घटनाएं हैं। जैसे हवा का चलना है ना, पानी में हम कूद जाएं तो पानी का अनुभव होगा, कोई हमें बाहर से धक्का दे दे तो हमें, यानी बल लगा दे हम पर, तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं, उसको भी अनुभव करते हैं। इस प्रकार से सब फिजिक्स में आता है। बेटा दूसरा केमिस्ट्री का है। जितनी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मिट्टी का तेल जो बना, या जो हम इसे ऑयल बोलते हैं, कच्चा ऑयल बोलते हैं, ये जो बना, अब बताओ कौन सी घटना के कारण ये केमिकल रिएक्शन हुए थे,
यानी नेचर में, प्रकृति में ये सब केमिकल रिएक्शन हुआ था। पेड़ पौधे सड़े और सड़ने और दब गए, उसमें हजारों साल तक रासायनिक क्रियाएं होने लगी। उसके बाद ये पेट्रोलियम बन गया, कोयला बन गया, ये सब ऊर्जा के स्रोत बन गए। बेटा जब ये बने होंगे तो इसमें कोई रासायनिक क्रिया हुई। ऐसे ही जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसमें हमारे अंदर बैक्टीरियाज पहुंच जाते हैं, बैक्टीरिया और वायरस पहुंच जाते हैं। बेटा बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है? एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो जीवित होता है और वायरस होता है ना उसको जीवित मानते ना मृत मानते, वो एक कोशिकीय होता है, इसलिए वो न जीवित है न वो मृत है। वायरस जब हमारे जीवित कोशिका के संपर्क में आ जाता है तो वो दो कोशिकीय बन जाता है, तब वो हमें प्रभावित करता है। बेटा समझ में आया? मैं आपको ना वो चीज़ नहीं बता रहा। तो जो बैक्टीरिया और वायरस हमारे अंदर जो प्रभाव डालते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता आती है उसे केमिस्ट्री प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? केमिस्ट्री। यानी तमाम इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मतलब बीमारी पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े, ये सब, इनको किसके द्वारा हम मार सकते हैं और इन्हें ताकतवर भी बना सकते हैं? वो केमिकल के द्वारा। यानी ये सब केमिकल में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। ऐसे बेटा बायोलॉजिकल घटना होती है, हम बीमार पड़े या हमारा हाथ कट गया, पैर में कुछ चोट आ गई, तो उसमें कौन सी घटनाएं होंगी? वो सब बायोलॉजी में आती हैं। वो सब घटनाएं हमारे अंदर क्या है और हम कैसे जीवित रहते हैं, हमारे में कैसे श्वसन क्रिया चलती है, हमारी मतलब जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है उसमें क्या घटनाएं होती हैं, कैसे हम छोटे से बड़े हो जाते हैं और कैसे हमारे अंदर आवाज़ जो हम आपके कानों में घुस रही है वो कौन सी घटना आपके अंदर हो रही होगी, वो सब बायोलॉजिकल घटनाएं होती हैं। इस प्रकार बेटा ये सब साइंस से रिलेटेड। तो अभी मैंने बताया साइंस जो डिवाइडेड है, बायोलॉजी की घटना थी। साइंस कितने भागों में विभाजित हो गया? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। लेकिन इसके अलावा भी तो आप देखते होंगे ना बहुत सारी घटनाएं। बिजली तड़क रही है, वैसे ही कुछ भाग फिजिक्स में भी आता है, तो वो उसमें क्या हो रहा है? आकाशीय पिंड इधर से इधर, सुबह हम शाम को इधर देखते हैं, सुबह इधर देखते हैं, ये कौन सी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, वो उसका भी अध्ययन होता है किसी साइंस में। वो अलग ब्रांच हो गई आकाशीय पिंडों की। एक बरसात हो रही है, बादल लद के चले जाते हैं और वो नहीं बरसते। कभी बादल थोड़े से भी होते हैं, बहुत तेज बारिश हो जाती है। वो कौन सी घटना होती है वेदर से संबंधित, वो भी एक साइंस की ब्रांच है। अब भूकंप आ जाता है, पृथ्वी हिल जाती है, पता नहीं है कि कौन इसको हिला देता है, ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के हिला दिया हो। इसमें क्या घटना होती है? कुछ थोड़ा सा तो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इसके बारे में, पर पूरी तरह से इसके लिए साइंस की अलग ब्रांच होती हैं। ऐसे बेटा जो बताओ कि ये सब घटनाएं ना, ये सब घटनाएं अलग अलग साइंस की ब्रांचों में आती हैं। तो साइंस में मुख्यतः तीन ही ब्रांचें हैं, कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद मैं आपको, मेरा उद्देश्य इनको पढ़ाना नहीं है, इनको दूसरे सर पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ मेरा उद्देश्य इस फिजिक्स को पढ़ाना है। मैं आपको इस समय फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूँ। पहले फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स तो देखिएगा, ये लैटिन भाषा का वर्ड था, लैटिन। अब है यहाँ पे दूसरा आपका फिजिक्स। आप बेटा इस समय फिजिक्स पढ़ेंगे, मेरे द्वारा पढ़ेंगे और प्रयास करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आए। फिजिकल वर्ड के बारे में मैंने बताया ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इस शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस, एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है, वह है फ्यूसिस। क्या बताओ बेटा? फ्यूसिस। फ्यूसिस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई।
फ्यूसिस का मतलब होता है ये फ्यूसिस, ये भौतिक जगत को बोलते हैं। फ्यूसिस का मतलब भौतिक, इसका मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड। ये फिजिकल से मतलब होता है भौतिक, यानी देखना इसकी जो उत्पत्ति हुई वो ग्रीक भाषा के वर्ड से, ग्रीक भाषा, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका मतलब होता है ग्रीक भाषा ने ये वर्ड दिया था फ्यूसिस और इसका मतलब होता है भौतिक। इसी से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब है प्रकृति का अध्ययन, इस भौतिक जगत का अध्ययन। और भौतिक जगत में हम जो देख रहे हैं, भौतिक जगत का मतलब यहाँ पे उससे है जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जिसे हम सुन रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम अनुभव कर रहे हैं, वो भौतिक विज्ञान से संबंधित होता है। इसमें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ऊर्जाएं होती हैं और द्रव्य होता है। ऊर्जाएं जैसे साउंड एनर्जी, प्रकाश एनर्जी यानी लाइट एनर्जी, और हम यानी द्रव्य एनर्जी, मैं द्रव्य एनर्जी ही कह रहा हूँ। कौन कौन से बताओ बेटा? द्रव्य एनर्जी, मैटर, MATTER, मैटर एनर्जी, और यहाँ पे ये तो द्रव्य एनर्जी है। दूसरा है हमारे पास साउंड एनर्जी और एक है यहाँ पे लाइट एनर्जी। भौतिक जगत में ये चीजें होती हैं। इनके बारे में हम जिसमें भी अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। भौतिक मतलब फ्यूसिस और प्रकृति, और साइंस मीन्स ज्ञान। भौतिक जगत के ज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब ऐसे कह दो ना, भौतिक जगत के ज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। पर भौतिक जगत में क्या चीज आती है? असली ये एनर्जी तो है, पर ये द्रव्य अलग है और इसे एनर्जी मानते हैं। इसे क्या मानते हैं हम? एनर्जी। इसको हम अलग कर लें और इस वाले पार्ट को हम अलग कर लें, इसको हम अलग कर लें और इसको अलग कर लें, और इनमें आपस में संबंध, इनमें आपस में यानी इसका भी अध्ययन करें और इसका भी अध्ययन करें, और इनमें आपस में संबंध का अध्ययन जिसमें करें वो भौतिक विज्ञान हो। द्रव्य और ऊर्जा, जो द्रव्य है जी क्या है? ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन, और इनमें आपस में अध्ययन, इनमें आपस में संबंध का अध्ययन भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which study of matter and energy and relation between them, और इनमें आपस में संबंध, रिलेशन बिटवीन देम, is called science, is called physics। बेटा इस तरह से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। क्या बताओ बेटा? फिजिक्स की विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और उनमें आपस में संबंध का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। उस शाखा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। कैसे बताओ बेटा?
विज्ञान की वह शाखा जिसमें किस किस का अध्ययन करते हैं? मैटर यानी द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तथा इनमें आपस में संबंध का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। बेटा इस तरह से भौतिक विज्ञान की आप परिभाषा दे सकते हैं। बेटा भौतिक विज्ञान की भी कुछ शाखाएं हैं। बताओ बेटा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा में संबंध का अध्ययन करते हैं और इनमें आपस में संबंध का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस शाखा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। बेटा देखो, कुछ वैज्ञानिक फादर ऑफ द फिजिक्स न्यूटन को मानते हैं और फादर ऑफ द फिजिक्स न्यूटन, क्योंकि न्यूटन भौतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा में है। भौतिक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर में न्यूटन किसी न किसी रूप में आते हैं। उनका हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ योगदान रहा है, इसलिए फादर ऑफ द फिजिक्स न्यूटन को मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक आइंस्टीन को फादर ऑफ द फिजिक्स मानते हैं, फादर ऑफ द फिजिक्स बेटा आइंस्टीन को। इसलिए भौतिक विज्ञान के दो दो पापा हैं। कौन कौन? कुछ वैज्ञानिक किसको मानते हैं? इनमें कंफ्यूजन है कि पापा ये है, कुछ कहते हैं पापा ये है। तो फिजिक्स में कुछ वैज्ञानिक, मैं ये नहीं कह रहा जो वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा अध्ययन, वैज्ञानिक ऐसा नहीं कि कोई भी फिजिक्स पढ़ा रहे वो फिजिक्स का ज्ञाता हो गया, वो न्यूटन को मानता है या उस आइंस्टीन को मानता है। बेटा कुछ तो लोग किसको मानते हैं बताओ? न्यूटन, कुछ वैज्ञानिक आइंस्टीन। इन दोनों में से ये दोनों ही वैज्ञानिकों की नज़र में, कुछ वैज्ञानिकों में न्यूटन, कुछ वैज्ञानिकों की नज़र में आइंस्टीन फादर ऑफ द फिजिक्स हैं। क्योंकि आइंस्टीन भी आगे चल के आप देखेंगे कि हर एक वैज्ञानिक ने जो भी अपना व्यू दिया, अपना सिद्धांत दिया, वो किस पर आधारित है? ऊर्जा और द्रव्य में संबंध पर आधारित है। ऊर्जा और द्रव्य में संबंध पर आधारित है, इसलिए फादर ऑफ द फिजिक्स किसको कह देते हैं? आइंस्टीन को। और कुछ वैज्ञानिक तो आपको बता ही दिया कि न्यूटन फिजिक्स की हर एक जगह पर कुछ न कुछ योगदान देते हैं, इसलिए फादर ऑफ द फिजिक्स न्यूटन को मानते हैं। मेरे हिसाब से आइंस्टीन भी, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपेक्षिकता का सिद्धांत एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो किसने दिया था? आइंस्टीन ने ही बना दिया था। जब आइंस्टीन ने बना दिया तो इसका मतलब फादर ऑफ द फिजिक्स किसको मान लेते हैं कुछ वैज्ञानिक? आइंस्टीन को। एक स्टीफन हॉकिंग, आधुनिक फिजिक्स का जन्मदाता स्टीफन हॉकिंग को मानते। स्टीफन हॉकिंग जो अभी 2-3 साल पहले ही खत्म हुए थे, वो पूरे अपंग थे। स्टीफन हॉकिंग जो पूरे अपंग थे, केवल उनकी इन उंगलियों को पैरालाइसिस नहीं थी, मतलब पूरे शरीर को पैरालाइसिस थी। बस मुंह में यहाँ से लेकर नीचे वाले धड़ को भी पैरालाइसिस थी, बोल नहीं पाते थे, और यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को उनको पैरालाइज नहीं थी, इतने वाले हिस्से को उनको पैरालाइज नहीं था। आँखों को, नाक को और इससे ऊपर मैं कह रहा हूँ सिर को पैरालाइज नहीं था, और उनकी इन उंगलियों को भी पैरालाइज नहीं था, केवल उंगलियों को, हाथ को था पर उंगलियों को नहीं था। देखो कितना जोरदार है ना, और कितने वो मतलब अपंग थे, यानी अपंग, इतना अपंग कि उनका शरीर है ना चलता ही नहीं था, व्हील चेयर पे वो बैठे रहते थे और उनके हाथ में माउस पकड़ा दिया जाता था, और माउस पकड़ाने के बाद वो केवल कंप्यूटर से लगे रहते थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन अपने पास बैठाल कर, यानी अपने स्कॉलर्स को अपने पास बैठाल लेते थे, और बैठालने के बाद कंप्यूटर पे वो, क्यों मुंह से तो बोलते नहीं थे, तो कंप्यूटर पे वो टाइप कर देते थे, और उनके पास जो आदमी होता था वो उसका प्रैक्टिकल करके देखता था, वो उसका पूरा अध्ययन करता था। अब बताओ कि उस आदमी को आधुनिक भौतिकी का क्या मानते हैं? फादर ऑफ द फिजिक्स, स्टीफन आधुनिक भौतिकी का,
क्योंकि वो अभी ख़त्म हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी खोजें करी थी। उन्होंने ही बताया था प्रकृति में कोई भगवान नहीं होता, प्रकृति ही सब कुछ है। लेकिन क्योंकि अभी प्रकृति अधूरी है, हम अधूरा ज्ञान लेते हैं, इसलिए भगवान होता होगा, कोई न कोई तो होता होगा, है ना। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने यही कहा कोई भगवान, अल्लाह और ईसाई जो यीशु हैं, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो चलो मैं अपने आगे बढ़ाता हूँ इस टॉपिक को। अभी तक बात चल रही थी फादर ऑफ द फिजिक्स। फादर ऑफ द फिजिक्स किसको मानते हैं? कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक आइंस्टीन को मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक न्यूटन को मानते हैं, और आधुनिक फिजिक्स में आधुनिक भौतिकी का जन्मदाता स्टीफन हॉकिंग को मानते हैं, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग भी आइंस्टीन के बराबर ही कैपेबल साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन के बराबर ही कैपेबल वैज्ञानिक थे। तो अब आप देखो मैं आगे की बात कर रहा हूँ। बेटा भौतिकी की दो शाखाएं हैं, एक तो होती है क्लासिकल फिजिक्स। भौतिकी की कितनी शाखाएं? दो शाखा। इस भौतिकी की, इसे कहते हैं हम भौतिक विज्ञान, यहां से यहां तक के भाग को फिजिकल साइंस, इसे बोलते हैं हम फिजिक्स। फिजिक्स की भी कितनी ब्रांच है बेटा बताओ? फिजिक्स की भी यहाँ पे दो ब्रांच है मुख्यतः। ब्रांच तो बहुत है, लेकिन मुख्यतः कितनी है बेटा? दो ब्रांच हैं। एक तो होता है मैकेनिक्स, इसे बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी, यांत्रिकी के भी पार्ट हैं। यांत्रिकी के भी क्या बेटा? पार्ट। मैकेनिक्स के भी पार्ट हैं। इसमें एक पार्ट तो है, एक पार्ट है इसमें मोशन, और एक है इसमें ऐसा करो, ये अलग है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। मोशन तो इसमें ही आ जाता है। इसकी दो ब्रांचें हैं, एक तो क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बेटा क्या है? क्लासिकल फिजिक्स, और एक है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बताओ बेटा कितनी ब्रांच है इसकी? फिजिक्स की दो ब्रांच है, मुख्यतः दो ब्रांच है। ब्रांच तो बहुत हैं, लेकिन इसकी दो ब्रांच है मुख्यतः। कौन सी बताओ? क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में चिरसम्मत, इसे बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी में मैकेनिक्स आता है। कौन कौन से भाग है? मैकेनिक्स, और इसमें इसे बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी बेटा कठिन नहीं है ना, जब आपके पास किताब होगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये बेटा क्या है? मैकेनिक्स, इसे बोलते हैं यांत्रिकी। और एक है थर्मोडायनामिक्स, इससे बोलते हैं ऊष्मागतिकी। क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। एक दूसरा है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म, और इसमें वेव एंड साउंड, तरंग और ध्वनि, और है इसमें ऑप्टिक्स, प्रकाश की, यानी इसे बोलते हैं प्रकाश की। बेटा देखो इसकी कितनी ब्रांच है बताओ? क्लासिकल फिजिक्स की मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, तरंग और ध्वनि, और प्रकाश की। ये किसकी ब्रांच है बताओ? क्लासिकल फिजिक्स की। एक मॉडर्न फिजिक्स है। कौन सी फिजिक्स है? मॉडर्न फिजिक्स। मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? मॉडर्न फिजिक्स में देखो बिल्कुल सिंपल सा है। एक तो आपने पढ़ा था, मतलब आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ इसमें। एक तो आता है क्वांटम फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स है? क्वांटम फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, और एटॉमिक फिजिक्स दूसरा आता है इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इसी में आते हैं, फिजिक्स, ईटीसी, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस तरह से इनमें ये फिजिक्स हैं इसमें आ जाती हैं। और आपको इस तरह से कौन कौन से बताओ, मॉडर्न फिजिक्स में ईटीसी लिखा है मैंने, और भी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो आप इनमें से पढ़ेंगे। आगे चल के जब आप एमएससी वगैरह करते हैं तो ये पूरी पूरी बुकें हैं, क्वांटम फिजिक्स के अलग, एटॉमिक फिजिक्स के अलग, न्यूक्लियर फिजिक्स के अलग, और इसमें भी मैथमेटिकल फिजिक्स अलग, और बहुत सारी ब्रांच, मैथमेटिकल फिजिक्स, रेडियो एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अलग, ये बहुत सारा सिस्टम आ जाएगा आगे चल के। ठीक है, इस तरह से आप इनको आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया बेटा, तो ये फिजिक्स थी। अब इसी चैप्टर में आपको बलों के बारे में बता रहे हैं, फंडामेंटल, इसमें फंडामेंटल फोर्स, फिजिक्स में मैंने बेटा आपको अभी तक बताया कि फिजिक्स की कितनी ब्रांचें होती हैं, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रकृति में कुछ बल हैं, क्योंकि मैं फिजिकल वर्ड आपका हेडिंग है, तो इसमें बल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकृति में मूल बल यानी फंडामेंटल फोर्स, प्रकृति में 4 बल हैं। मुख्यतः कितने बल हैं बेटा? 4 बल। देखो कौन कौन से बल हैं। सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है यहां पे विद्युत चुंबकीय बल, यानी इससे पहले दुर्बल बल, बीक फोर्स। एक इसके बाद ये दुर्बल बल है, एक है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चौथा है यहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, बेटा इनमें एक अनुपात होता है, ये सबसे कमजोर बल होता है। ये बल गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बल आवेशों के मध्य लगता है, ये नाभिकीय कणों के मध्य लगता है। बताओ बेटा, दो पिंडों चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बेटा देखो, पहला कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? प्रकृति में पिंडों के मध्य आकर्षण बल लगता है, चाहे वो छोटे पिंड हों चाहे वो बड़े पिंड हों। बेटा छोटे पिंड होंगे तो कम बल लग रहा होगा, बड़े पिंड लग रहे हो, बहुत बड़े पिंड होंगे उनमें कुछ ज़्यादा बल लग रहा होगा, और पृथ्वी जैसे पिंड होंगे उनमें ने और ज़्यादा बल लग रहा होगा। प्रकृति में सबसे दुर्बल, ये वैसे दुर्बल बल माना जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल को भी हम दुर्बल बल कहते हैं। ये दीर्घपरासीय, मतलब दीर्घपरासीय भी होता है और अल्पपरासीय भी होता है। मतलब दीर्घपरासीय तो कहेंगे पिंड यहाँ पे हैं तो भी दूर है, इनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सूर्य और पृथ्वी कितनी दूर है, इनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सूर्य से भी अधिक दूर पर बहुत सारे तारे हैं और पृथ्वी के बीच, उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सभी आकाशीय पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ही तो लगा होता है, जिसकी वजह से वो अपने स्थान पर बने रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल ही होता है।
पिंडों के, आप कैसे कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पिंडों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बेटा देखो दूसरा है दुर्बल बल। ये दुर्बल बल कहाँ से निकलते हैं पता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे स्वतः कुछ कणों का उत्सर्जन होता रहता है, विकिरण के रूप में कणों का उत्सर्जन होता है। किसके रूप में बता बेटा? विकिरण के रूप में कणों का उत्सर्जन होता है। इन्हें अल्फा बीटा कण कहते हैं, गामा विकिरण कहते हैं। अल्फा बीटा कण कहते हैं और गामा विकिरण। इन कणों के बीच में एक बल लगता है जिसे दुर्बल बल कहते हैं। ये अल्प परासीय बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है। किनके बीच में लगता है बताओ बेटा? ये रेडियो एक्टिव क्षय में अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। इनके मध्य लगने वाले बल को दुर्बल बल कहते हैं। बेटा एक है विद्युत चुम्बकीय बल। आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को, आवेशित वस्तुओं या आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। और गतिमान आवेशों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। गतिमान आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं और स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। गतिमान आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं और स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। बेटा फिर है इसके बाद नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो होते हैं वो सबसे कठोर बल होते हैं। नाभिकीय बल सबसे कठोर बल होते हैं, परंतु ये अल्प परासीय होते हैं। मतलब जब ही लगेगा ये जब इन कणों के मध्य बहुत कम दूरी हो। नाभिक के भीतर, नाभिक का आकार 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक का आकार बेटा कितना? 10⁻14 मीटर की कोटि का होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, कुछों ने 10⁻15 मीटर की कोटि का भी बताया है, कुछों ने 10⁻14 मीटर की कोटि का भी बताया है। तो हम 10⁻14 मीटर की कोटि का मानते हैं। इनके बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं बेटा? नाभिकीय बल। अभी आधा घंटा लगेगा यार बेटा। इस तरह से ये बल हैं, आपको मैंने इन बलों के बारे में बताया। ठीक है बेटा। कुछ संरक्षण के नियम है यहाँ पे बेटा। कौन से नियम है? कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ। संरक्षण के नियम है बेटा। संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। एक आवेश संरक्षण का। आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश न उत्पन्न होता न नष्ट होता, नेट आवेश नियत रहता है। किसी वस्तु का नेट आवेश नियत रहता है। यह आवेश संरक्षण का हो गया बेटा। तीसरा है संवेग संरक्षण का। किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो उसका रेखीय संवेग नियत होता है। रेखीय संवेग नियत होता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम था। संवेग संरक्षण का एक कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। रेखीय में तो बल नियत हो, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल नियत हो, कोई बल कार्य न कर रहा हो। ऐसे कहो आप तो, किसी वस्तु पर कोई बल कार्य न कर रहा हो तो उस पिंड का रेखीय संवेग नियत होता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम चौथा वाला, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो, वहां पे कोई बल कार्य न कर रहा हो,
जहाँ पे कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। पहले वाले में रेखीय संवेग संरक्षण में रेखीय संवेग नियत रहता है, कोणीय संवेग संरक्षण में कोणीय संवेग नियत होता है। रेखीय संवेग में बल कार्य न कर रहा हो, कोणीय संवेग में कोई बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो। क्या है बताओ बेटा? किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग नियत होता है। इस प्रकार ये नियम थे बेटा। इसमें कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ नहीं, बहुत वैज्ञानिक थे। उन्होंने अलग अलग नियम दिए, अलग अलग खोजें की। उन वैज्ञानिकों के बारे में आप बुक से पढ़ लेंगे कि इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। जैसे साइक्लोट्रॉन की खोज लिविंगस्टोन और लॉरेंस ने की। लिविंगस्टोन ने किसकी खोज की बताओ बेटा? लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने साइक्लोट्रॉन की खोज की। इसी प्रकार बोर ने परमाणु मॉडल दिया, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। किसने? डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसी तरह से हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। अब ब्रेग ने एक्स किरण विवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिया। इस प्रकार अनेक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, धन किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की। इसी प्रकार अनेक सिद्धांत दिए, है ना। तो ये आपको अब बुक से पढ़ लेने हैं। कल अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे चैप्टर से, असली आपकी फिजिक्स दूसरे चैप्टर से शुरू होगी। मैंने आज आपको जो बताया वो फिजिक्स की परिभाषा, साइंस की परिभाषा, इनकी फिजिक्स की ब्रांच बताई और इसमें कुछ बल बताए प्रकृति के, कुछ संवेग संरक्षण के नियम बताए, कुछ संरक्षण के नियम बताए। इस प्रकार आपको बेटा इनको पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा सा बुक पढ़नी चाहिए। बुक पहला चैप्टर खुद स्टूडेंट के पढ़ने का होता है, हम दूसरे चैप्टर से इसे पढ़ाते हैं। कल से मैं आपको दूसरे चैप्टर से आपकी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें भी मात्रक और मापन पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। आपको कल से अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।